अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 26 अप्रैल 2022 बरोज़ मंगल सुबह 7 बजे प्रोग्राम देख रहे हूँ। आज मेरे साथ एक शख्सियत, बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कैसर बारी साहब, एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं और बारी लॉ एसोसिएट लंदन में वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे साथ ही वक्त गुजारा, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी वकालत कर रहे हैं, तो उनसे कुछ ओवरसीज़ के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले तो आपको पता है ये सियासी बातें होनी हैं। आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तो मरियम नवाज़ साहिबा जो मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं, उम्रा करने हैं। आपको पता है आजकल उम्रा आ गया, अभी सऊदीया महवर होगा कि जहाँ बैठ के NRO की डीलें होनी हैं, तो इसलिए वहाँ जाना चाहती हैं। पासपोर्ट इनका लाहौर हाई कोर्ट ने रखा है, इस वजह से नाम ECL में है। बड़ी हैरानगी बात है। हमारे दोस्त ही हसन बून साहब, वो कल लाहौर हाई कोर्ट में जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी ECL से तो हम नाम निकलवा ही लेंगे। वाकई हुकूमत इनकी है ना, घर की बांधी है ना, जो मर्जी करें। भाई पासपोर्ट रखा है हाई कोर्ट, इसी वजह से ECL का नाम है। वो जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स मांग लिए हैं जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने। उसके बाद फिर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर मैं अभी बात करूंगा आपसे। लेकिन आपके सामने पहले मैं रख दूँ, आपको बताया एक लीगल नोटिस दिया था दोस्त मोहम्मद मिजारी को, जो हैं डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। बैकग्राउंड पे वो सारा बड़ा लंबा नोटिस है, कुछ 56 सफ़ों का है। अगर चल सका तो ठीक है, वरना सिलेक्टेड सफ़े जो है ना, मैं ऑफिस को कहूँगा 3-4 सफ़े चला दें। लेकिन उसके पीछे बैक पे तस्वीरें वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो चल जाए तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। ये हैं रुकन पंजाब असम्बली मोहम्मद रिजवान और शुजात नवाज़, ठीक है ना जी। वज़ीर आला पंजाब के धांधली ज़दा इलेक्शन कराने पर ये नोटिस जारी किया उनको और उनसे इस्तीफ़ा मांगा है। ये मैंने नोटिस जारी किया उनको। 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर जो है ना सरदार दोस्त मिजारी ने इलेक्शन के दौरान आईन पाकिस्तान को तबूताश किया, पामाल किया है। और प्रिविलेज एक्ट जो है, इस्तेहकाक एक्ट 1972 और क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी किया उन्होंने। 200 से ज़ायद जो नून लीग के अरकान उसको असम्बली के अंदर बुलाया, वो इसीलिए दंगा फसाद के लिए लाया और ये गैर कानूनी तौर पर दाखिल कराया है। और इन वो जो गुंडे हैं इन्होंने हाउस का तकद्दुस पामाल करते हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान पर हमला किया जो है, और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और ख़ातून MP आसिया अमजद जो है ना, ये मौत व हयात की अपना कश्मीर में CMH अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया उन्होंने, ठीक है ना जी। और ये जो बंदे जो बुलाए उन्होंने, और बाद में नारे भी लगाते रहे कि इबरत का निशान बना देंगे। आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने, आर्टिकल 4 और 5 की भी खिलाफ वर्जी की है। और डिप्टी स्पीकर ने अलग ऐलान नून लीग के कैंडिडेट, हालांकि PTI के हैं, तो डिफेक्शन आ गया इनके ऊपर। इन पर डिफेक्शन तो वो फ्लैटिस के वज़ीर आला भी है और इन्होंने जानबदारी का मुजाहरा किया। ये वोट डलने चाहिए थे, लेकिन कास्ट नहीं होने चाहिए थे वोट, ये 26 लोगों के। और गैर कानूनी तौर पर पुलिस को और गुंडों को बुलाया बाहर से, वो प्रिविलेज का नोटिस भी दे दिया हुआ है। इन्हें वोट के हक़ से महरूम रखकर लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है। डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला था, फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने थे, ये नहीं करा सके। ये तमाम जो काम है ना, गैर कानूनी और गैर आइनी है और इन हालात में इस्तीफ़ा दें, वरना कानूनी रास्ता इस बारे में अपनाएंगे। शेख रशीद साहब ने कहा है, ख़बर बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी खबर अच्छी आने वाली है। और यहाँ स्पीकर ने और बड़े 2-3 काम किए हैं। पंजाब असम्बली के असिस्टेंट प्रोटोकॉल अफसर मोहम्मद शाहिद अजीम भट्ट और अरमान अल्लाह को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और ये 3 अफसर जो है ना, ये इन्वॉल्व थे सारे इस काम के अंदर, ठीक है ना जी। और मकसद उनका कोई ना कोई फ़ायदा देना था। और यहाँ पाकिस्तान बार काउंसिल जो मैंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हसन बून साहब पेश हुए, वो सदर सुप्रीम कोर्ट की बजाय नून लीग के नुमाइंदे के तौर पर जो बातें उन्होंने की हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इक़दाम को तारीख़ याद रखेगी, या ये आप शायद कह रहे हैं, लेकिन कौम शायद इस पर बड़े एहतजाज हैं। अगर एहतजाज है तो लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप वकील के तौर पर भी रही हैं, सदर के तौर पर भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है। यकीनन आपके लिए वाले मौजूदा हालात में अदलिया को बदनाम करने की भरपूर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल हम भी इस बात से इत्तफाक करते हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप अदलिया के खिलाफ जहर उगला। आप कहाँ सोए हुए थे जब 4 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग अदलिया को और इदारों को बदनाम करते, तो उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त ये लोग कहाँ थे?
यही वो चीज़ें पूछने वाली हैं। हम हमेशा कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, ये अच्छा लफ्ज़ नहीं लगता आप लोगों के ज़ुबानों से। जलसों में अवाम को इकट्ठा करके अदलिया पर तनकीद करवाई जा रही है, मैंने ऐसी चीज़ को देखी नहीं। अगर अदलिया के तनकीद के हवाले से बात, उनका कहना है। और ये फिर सियासी बातें सुन लें। मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है ख़ुद तैनात किया है, पहले उनकी तारीफ़ें करते हैं, अब उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को मुताज़ा बनाने की मजम्मत करते हैं। अब सियासी एजेंडा चल रहे हैं और कौम ये देख रही है। और बार एसोसिएशन के अंदर आपके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और कहा गया कि नहीं, ये नहीं, आप एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर मामला को लेकर चल रहे हैं और ये होना ये ठीक नहीं है, ये किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। हमजा शरीफ जो है ना हल्फ लेने के लिए नहीं रेड़ता है और फिर वहाँ सदर को हिदायत देना चाहते हैं। यानी वो अपने तय वज़ीर आज़म के पास कोई समरी गई, उन्होंने भेज दिया जनाब चेयरमैन सेनेट से और सदर के पास मामला भिजवा दिया। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मजाक बनाया हुआ है यहाँ पर। यानी खराब अपनी मर्ज़ी से अदालतों को अपने तरीके से इस्तेमाल करें यहाँ पर, ठीक है जी। आईनी इदारा इख्तियार रखने की बात कर रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सदर मुमलकत जो ताख़ीर कर रहे हैं उनको हुक्म दिया जाए कि वो चेयरमैन सेनेट से कहें आकर हलफ ले लें। आज जनाब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब इस केस की समाअत करेंगे। चलें आपको लेकर चलते हैं जनाब कैसर बारी साहब की तरफ, फिर उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी, हमारे साथ कैसर बारी साहब मौजूद हैं। वकालत से शोबे से यहीं से इस दस्त की इन गलियों में ये फिरे हैं, लेकिन लंदन में माशाल्लाह बड़ी सी वकालत कर रहे हैं। अपना को टीवी चैनल यानी वेब टीवी के हवाले से वो भी लेकर चल रहे हैं और कई दफ़ा मैं इनके टीवी में पेश आया हूँ, डिमांड बहुत रहती है। लेकिन आज मैंने तकलीफ़ इसलिए दिया, लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे तो मैंने कहा 2-3 सवाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ले लें। एक तो वकालत यहाँ जो आप सियासत देख रहे हैं वकला की और जो सियासी जमातों का रूल्स हम देख रहे हैं, क्या इंग्लैंड में भी ऐसे ही हालात हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अज़हर साहब, जिस वक्त हमने वकालत शुरू की थी, मैं 99 में मैं आया था लीगल फील्ड में, और 99 में भी जो हमारी यहाँ पे वकला की पॉलिटिक्स थी वो तब भी अच्छी नहीं थी, तब भी पॉजिटिव नहीं थी। हर जो सियासी धड़े हैं, सियासी जमातें हैं, उनके जो सियासी वकील जो थे वो उनकी बैकअप के ऊपर होते थे। तब भी हमारी ख्वाहिश यही थी कि जी के पंजाब बार कौंसल हो या पाकिस्तान बार कौंसल हो तो ये इंडिपेंडेंटली काम करें। फिर उसके बाद जो हमारे वकला हैं वो जुडिशरी के लिए काम करें, अदलिया की आज़ादी के लिए काम करें। लेकिन तब भी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये थी कि वकील जो थे वो अपने लिए काम करते थे। इलेक्शन जो था तब भी बड़ा मुश्किल सा होता था। तो मैं आज 20 साल के बाद, मुझे 21 साल हो गए इस लीगल फील्ड में, 21 ईयर से, मैं अभी देखता हूँ कि एक प्रोफेशनल वकील का, एक आम वकील का, जो इंटेलेक्चुअल वकील है, जो चेंबर में प्रैक्टिस करता है, जो कोर्ट्स में पेश होता है, मैं नहीं ये समझता कि वो आज के दौर में आपका इलेक्शन लड़ सकता है। उसकी जेब में कोई 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। हाई कोर्ट का 10 करोड़ का इलेक्शन, 10 करोड़ का इलेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट बार का भी इतने का इलेक्शन है, 10 करोड़ का इलेक्शन जब कोई एक वकील लड़ेगा, और गालबन ये 1 साल के लिए इलेक्शन, सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे नहीं समझ आती कि ये कैसे, कहाँ से उनको बैकअप इन्वेस्टर्स मिलते हैं, कहाँ से वो आगे उसकी रिकवरी। आप अभी देख नहीं रहे, आप अभी देखें ना जरा, छोड़ के मेरा भी ताल्लुक बहुत है एहसन बूम से, सारों से। आप नहीं देख सकते कि यार ये एक वकील का काम है इस तरह वकालत करना, इस तरह रिप्रेजेंटेशन देना। नहीं, अगर हम एहसन बूम साहब की एग्जांपल नहीं दे सकते, छोड़ दें उनको। चले उससे पहले अगर हम लतीफ़ खोसा साहब की अगर हम बात करें, वो भी वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वो करते थे। फिर मतलब तमाम जितने हमारे, अगर वो ना भी करें, लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ मैं कहूँगा कि बाहर की जो आ जाती है, ये सियासी तौर पे चाहे हमायत करते हों, लेकिन जहाँ पे अदलिया की आज़ादी की बात ऐसा नहीं है कैसे साहब, इस वक्त ये नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें वन साइड चल रहा है, आपके पेश भी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। यानी आप जिस तरह से, यानी अब तो गवर्नमेंट दूसरी आ गई ना, चले इमरान खान से चले गए अपोजिशन के अंदर, लेकिन आप आज भी इमरान खान के अगेंस्ट या बाकी लोग, इशू ये नहीं है। इशू बड़ा सीधा सा है कि जब आप बार को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सियासी जमात का तो रूल कोई नहीं होना चाहिए। मैं यही, इंग्लैंड में ऐसा है कोई? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं, दुनिया में ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों है? मैं ये, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक आप जो न्यू नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, जो लीगल फील्ड में आ रही हैं, जब तक वो लोग इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक वो लोग बाहर स्टूडेंट्स जो हैं, मैं तो नहीं ले सकता वो नहीं आएंगे, वो तो नहीं। साहब देखिए, मैंने 2007 में लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई जी, तो मुझे सेक्रेटरी का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया जनाब हामिद खान साहब ने। सर 12 लाख रुपया लगना था, 15 लाख, ठीक, मेरे पास 3 लाख रुपया था। तो मैंने कहा मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे इन्वेस्टर बड़े मिल गए,
मैंने कहा ना भाई, कल ये पैसा यहाँ से निकालेंगे, जब आप पैसा लगाएंगे तो यहीं से निकालेंगे ना, यहीं से निकालेंगे ना। आपको पता है कि अभी ये जो हमारे यहाँ सियासी, या तो सेनेटर बन जाए शौक़ होता है इनको, या इन्हें कोई और मकासद होते हैं। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ, जो पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स का स्टाइल, वोगला की इन्वॉल्वमेंट पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है। देखिए वहाँ पे भी हमारे लॉ सोसाइटीज़ हैं, बाकी जो लीगल फैकल्टीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं है। अभी जो एक सियासी तौर पे मैं भी देख रहा हूँ, बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं, कार्ड बांटे जा रहे हैं। कैसा आपको पता नहीं है कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल दफ्तर, ये सब सियासी लोगों से भरा हुआ, सियासी लोगों से भरा हुआ, सियासी लोगों से भरा हुआ। अभी देखिए सबसे जो अहम काम है, मैं बल्कि ये जितने हमारे वकील दोस्त देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बड़े अरसे के बाद, लास्ट 8-10 साल के बाद, कल सिविल कोर्ट की बातों में मैं चला गया, वहाँ पे हर टेबल पे जो सेकंड फ्लोर वाली, फर्स्ट फ्लोर वाली तो कार्ड वहाँ पे हर वो, हाँ, कार्डों से तो भरा पड़ा, नंबर 1। अच्छा, सेकंड, वहाँ पे आपको शक्कर जो है वो गुड़ की बनी, वो शक्कर की वो सेपरेट दिखाई देगी, चीनी जो है बाउल में सेपरेट पड़ी होगी, लेकिन वहाँ पे सिगरेट हर दूसरा बंदा पी रहा है, लेकिन एस्ट्रे नहीं है, एस्ट्रे वहाँ पे नहीं पड़ी हुई, लोग सिगरेट पीते हैं, ज़मीन पे वो फेंक देते हैं। लीगल फैकल्टी है, कम से कम आप लोग लीगल फील्ड के लोग हैं, वो कम हर टेबल पे मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक एस्ट्रे वहाँ पे, बड़े वकीलों ने नाराज हो जाना से। नहीं, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ वहाँ पे कि जी वो लोग सिगरेट पी रहे हैं, फेंक रहे हैं जी। अच्छा, चले लाइटर मूड पे अब सीरियस इशू की तरफ आते हैं। देखिए, मौजूदा गवर्नमेंट ने फैसले मौजूद थे, ओवरसीज़ तकरीबन 90 लाख के करीब पूरी दुनिया के अंदर है, इनको वोटर का राइट दिया, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी इन्होंने, लेकिन कोई सियासी जमात वो राइट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन एक हर्डल बना हुआ है यहाँ। मैंने आईनी दरख्वास्त दायर की है आज, अभी बैकग्राउंड पे नाज़रीन वो मुनीर अहमद की दरख्वास्त अभी चल रही होगी कि जो मैंने आप लोगों के वोटर के राइट के लिए बात की है, इलेक्शन कमीशन हर्डल क्रिएट कर रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हक मिल जाए वोट डालने का। 2 इशू हैं, आप नहीं समझते ये ज़्यादती आप लोगों के साथ कि आप लोगों को राइट ही नहीं है वोट डालने का? देखिए, जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे आए थे अयूब खान साहब के ज़माने में, तो उस वक्त फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की गई थी जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़र्स्ट टाइम लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बताया था कि जी कि ये हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हमारे हकूक़ क्या बनते हैं, हमारे राइट्स के। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब चाहे हो, UAE हो या बाकी जितने कंट्रीज थे, वहाँ पे एक तो पासपोर्ट उस ज़माने में जो है वो आया, ग्रीन पासपोर्ट वो बना, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान का एक इंट्रोडक्शन दिया गया उन कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद जो थी वो पाकिस्तान से बाहर उस ज़माने में गई, भुट्टो साहब के ज़माने में। लेकिन उस वक्त से लेके अभी भी आप पाकिस्तान से बाहर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग अंदर से निकलेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के होंगे, नंबर 1। अभी सेकंड अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त की, चूँकि जरदारी साहब के हाथों में पार्टी चली गई, बाकी चीज़ें आई, मामला इतने सीधे हुए नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनकी जानब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की राइट्स की बात कभी की नहीं गई। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, चूँकि इमरान खान साहब एक लीडर भी हैं और प्लस एक खिलाड़ी होने के नाते उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर चाहे वो अभी एवन फील्ड के बाहर हो या अमेरिका में हो, टोरंटो में हो, हर तरफ उनके हक़ में मुजाहिदे बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो पाकिस्तान, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद अगर सबसे ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अगर क्रॉस कर गए हैं तो वो है इमरान खान साहब की अपनी ज़ाती जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा, राइट के लिए लड़े, राइट के लिए भी उसमें आप कह लीजिए इमरान खान साहब ये पर्सनली चाहते हैं कि जी के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट मिल जाए। शायद उनके माइंड में ये है कि पाकिस्तान के अंदर से अगर उनको वोट मिलता भी है तो शायद ना निकले। मैंने मेरी जो कि बात हुई है इस हवाले से इमरान खान साहब से, वो ये नहीं कि उनको वोट पड़े या ना पड़े, वो समझते हैं कि वहाँ के मसाइल बहुत हैं। अच्छा, उनके पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं उनको इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। 63(1)(c) के तहत जो कदगन लगी हुई है कि दोहरी शहरीत वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो कहते हैं वो इलेक्शन लड़ने की भी लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। 2/3 आपको चाहिए, 2/3 के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप वहाँ वोट डालते हैं, कोई मुश्किल काम तो नहीं है? कोई मुश्किल काम, यानी अगर यहाँ से ईवीएम आ जाए एम्बेसी के अंदर, जहाँ जहाँ एम्बेसी है वहाँ ईवीएम लग जाए तो कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा वोट डालना? कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मसला मेन ये है कि जो मैं ये समझता हूँ कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालेगा, चूँकि वहाँ पे उनके वोट की प्रॉपर काउंटिंग होगी, जब वो वोट की प्रॉपर काउंटिंग होगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़बान जो होती है वो थोड़ा खुली होती है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों को ह्यूमन राइट्स की आदत पड़ जाती है। हमें अपना राइट अपने वहाँ पे रहते हुए हम मांगते हैं और हमें हमारा राइट मिलता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें हमारा राइट मिलता नहीं है। अगर कल को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट डाल दिए और अगर उन्होंने हिसाब मांग लिया कि जी आप हमने वोट डाला था लेकिन ये संदूक बॉक्स जो है आपका बैलेट बॉक्स जो है उसमें वोट मेरा निकला नहीं, किसी ने भी चेंज कर दिया, चाहे मैं एस्टेब्लिशमेंट हो या एग्जेक्टिव्स हों, आपका कोई भी अमला है, अगर उन्होंने वोट चेंज करके आप मेरा वोट वोट मैंने डाला, जीत आप गए, तो हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये ना हो कि गिरेबान किसी का पकड़ें तो कल को ये इंटरनेशनली तौर पे जो है ना ये इश्यूज़ आएँ। मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा बहुत मुश्किल है कि जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि नहीं देखिए नहीं इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। कैसा मेरी बात सुनिएगा, आप वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डालते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक हो, आइडेंटिफाइबल वोट होता है, आप अंगूठा लगाते हैं, तस्वीर आपकी आती है, वहाँ तो एतराज़ नहीं होता। और वही वोट जो हैं अगर ओरिजिनल शक्ल में कोई बीच में गड़बड़ ना हो सके और आपको पता है मॉडर्न दौर आ चुका है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं आप देखिए ये हमारे जो हाई कोर्ट के हमारे देखें बाकी जो कितने ट्रांसपेरेंट है, ये भी बड़ा बता दें कितने ट्रांसपेरेंट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक भी डालते हैं और बैलेट पेपर भी निकलता है और हमें आज तक किसी ने एतराज़ नहीं डाला यहाँ पे कहा, यानी इसका मतलब है उसका इतलाक हो सकता है नियत। और मुझे ये बताइएगा पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जानबदार तो नहीं होते कहीं? बिल्कुल ठीक बात है, सही कह रहे हैं आप। कि पाकिस्तान में जानबदार क्यों है? ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक आपका एक मुझे नहीं पता कि जी के वाकई कोई लोग एस्टेब्लिशमेंट जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो इन्वॉल्व होती है या नहीं होती, ये गॉड नोज बेटर। बट लेकिन एक हवा बना दी गई है, वो यही कहा गया है कि जी के पता नहीं हर इलेक्शन के पीछे आर्मी आ जाती है, हर बंदे को लाने वाले वही हैं, लेकिन ये पॉपुलैरिटी तो देखी नहीं जाती। अगर आप खान साहब की, अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो आप ये कहने में आप कोई किसी को हर्ज नहीं है। मतलब मेरा अगर पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं भी है तो मैं भी इसी चीज़ पे मुझे अगर कोई कहे कि जी के क्या तुम कसम खाते हो कि जी के नवाज शरीफ साहब जो हैं या जरदारी साहब या कोई बाकी जमातों के लोग वो करप्ट हैं कि नहीं, मैं कसम तो नहीं खाऊंगा। लेकिन जो हमने इमरान खान का टाइम देखा है या जो इनको पर्सनली तौर पे मेरी भी काफ़ी दफ़ा उनसे सिटिंग हुई है, 8-10 मरतबा हम यूके में भी उनसे मुलाकात हुई, तो वो शख्स जो है अंदर का भेद जो है वो अल्लाह जानता है कि जी के एक इंसान के अंदर क्या है। हमने उस शख्स को करप्ट नहीं पाया कि हमने करप्ट आज भी देखें आप कैसा साहब, आज भी देखें तोशा खाना के हवाले से कुछ नहीं लगा, तोशा खाना का इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि उन्होंने मार्केट रेट से यानी जो 10% से ज़्यादा पे लेके किया, उनकी ज़ात के हवाले से यही तो एक जीत है और यही तो वो चाह रहे हैं। और दूसरा आप देखें ओवरसीज़ के हवाले से कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, वो चाहते हैं उनको राइट मिले, उनकी पार्टिसिपेशन हो। और मैंने कई दफ़ा उनसे बात की है, जो मसाइल हैं जायदादों के मुतालिक मसाइल हैं, पुलिस से मुतालिक मसाइल हैं, कोई यहाँ पूछता नहीं है, कमीशन भी बना लेकिन कोई हल नहीं निकला। और पिछले दिनों मेरी जब बात हुई तो मैंने तजवीज़ उनको दी है कि इसके लिए बाकायदा एक कानून बनना चाहिए, ओवरसीज़ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ एक्ट, राइट, यानी वो बाकायदा राइट आपको देगा हर तरह का, यानी आपको प्रेफरेंस देगा आपको, और आर्टिकल 25 इस बात की इजाज़त देता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर उनको दोबारा मौका मिला तो ये ऐसा कानून बना देंगे। कैसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं कैसर से, आप कभी कभी आपकी मुलाकात मैंने रिक्वेस्ट की है स्काइप पे या हमारा जो प्रोग्राम होता है तो उस वक्त मसरूफियत इसके पास भी ज़्यादा होती है, मेरे पास भी कम वक्त होता है, पर अभी इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।